नई सिलेबस क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स आज करेंगे और मैथ्स में 1.2 का पहला क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना सीखेंगे आज। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा अंतर जानना होगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। में संख्या और अपरिमेय संख्या, पहले ये दोनों में हम लोग अंतर जानते हैं। परिमेय संख्या कहते किसको हैं, तो इसका डिफिनेशन कहता है कि वे पूर्णांक जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ये जो q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या, याद रखिएगा, कहलाता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं तो 0 एक पूर्णांक है, डिजिट है, +1 या -1 +2 या -2 इस तरह की संख्याएं, 1/2 -1/3 +1/- 1/4 +1/4 3/5 इस तरह की संख्याएं, 22/7 ये भी संख्याएं, ये तमाम जो है ये सारे कहलाते हैं परिमेय संख्या। तो कहा गया है कि वे पूर्णांक जो p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी परिमेय संख्या जो है एक तरह का पूर्णांक है और सभी पूर्णांक जो p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई मान लिखते हैं जैसे 0 लिखें, 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके नीचे क्या है 1, यानी ये p का वैल्यू हो गया और ये q का वैल्यू हो गया। तो q का वैल्यू तो 0 नहीं है, p में भी 0, p 0 हो सकता है, लेकिन q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह की संख्याएं को कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि जो वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं आप, अर्थात p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि यदि इसका वर्गमूल प्राप्त ना हो तो ऐसी संख्याएं को कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। हमने क्या लिखा, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इसका वर्गमूल भी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे, तो अपरिमेय संख्या पहचानना है सबसे पहले रूट जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे √2 ये अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √6 √7 ये सभी जितने संख्याएं दिख रहे हैं अपरिमेय संख्या है। और यही अगर हम दूसरा बात करें तो आप ले सकते हैं जैसे 0.12, फिर यहाँ लिखें 012, फिर लिखें यहाँ 0012 000, तो इस तरह से जो संख्याएं बढ़ रहे हैं जैसे 10 फिर 00 फिर 000 इस तरह, या कोई संख्या ले लेते हैं जैसे मान लीजिए 2.355 फिर 3555, देखिए यहाँ सिंगल 5 था, डबल 5 है, ट्रिपल 5 है, तो इस तरह से जो संख्याएं बढ़ते जा रहा है, तो इस तरह की संख्याओं को कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। अब ये अपरिमेय संख्या है। अब क्या देखना है हम लोग, जैसे यहाँ देखिए 22/7 लिखे हैं, ये परिमेय संख्या में रखा गया है, लेकिन यही 22/7 किसका मान होता है, पाई का, तो पाई को भी अपरिमेय संख्या कहा जाता है। याद रखिएगा, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, वहीं 22/7 लेते हैं तो परिमेय संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पहचान गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अभी हम लोगों को परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन q का मान नेवर 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या का ज़्यादातर पहचान क्या है कि ये अंडर रूट में होगा, या कोई संख्या का रिपीटेशन लगातार बढ़ते जाएगा, रिपीटेड नहीं होगा, वो संख्या लगातार बढ़ते जाएगा, ये सिंगल बार, डबल बार, ट्रिपल बार, तो इस तरह से बढ़ते जाता है, तो इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हालांकि हम इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत इसमें करने वाले हैं, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा ये हुआ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। करना क्या है, देखिए अभी जब हम लोग अपरिमेय संख्या का परिभाषा पढ़े तो उसमें आया कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी इसको सिद्ध करके दिखाना है, आपको प्रूफ करना है। जैसे ये मार्कर पेन है, इसको सिद्ध करके बताना है, ये व्हाइट बोर्ड है तो इसे सिद्ध करके बताना है। किसी भी चीज़ को जब सिद्ध करना रहता है और वो चीज़ है वास्तविकता में फिर भी सिद्ध करना है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उसको जस्ट अपोजिट मान लेंगे। जैसे बोला है √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय की जगह हम क्या कर देंगे, परिमेय संख्या है। बोलेगा कि सिद्ध करें कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं, माना कि ये ब्लैक बोर्ड है। सिद्ध करें कि ये पेन है, नहीं, माना यह पेंसिल है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है, तो लिखेंगे
माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, p/q के रूप में, जैसा कि अभी हम लोग परिभाषा में देखे थे। √5 = p/q, ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया। परिमेय संख्या p/q होता है। अब यहाँ पर कोई पूछ दिया कि ये p और q क्या है, तो p और q इसमें भी गुना 1 है, इसमें भी गुना 1 है। जब दोनों का यहाँ HCF निकाला जाएगा तो 1 आएगा, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो इसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। लिख सकते हैं ये पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है, सह अभाज्य। सह अभाज्य क्यों कहा जाता है, सह मतलब जो दोनों में, और अभाज्य पूर्णांक मतलब जो दोनों में गुणनखंड 1 होता है, तो उसको कहते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। तो लिख सकते हैं यहाँ p तथा q सह देखिए यहाँ हमने लिखा √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का रूप हो गया √5 = p/q। p और q क्या है, p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब इसमें भी गुना 1 है, इसमें भी गुना है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए इसको कह रहे हैं सह अभाज्य पूर्णांक। अब देखिए, जब ये परिमेय संख्या है, ये √5 को हमने माना है परिमेय संख्या, तो रूट को हमको हटाना होगा। रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो मैथमेटिक्स कहता है कि एक तरफ आप स्क्वायर नहीं कर सकते, जो काम करना है दोनों तरफ। तो हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, वर्ग करने पर दोनों तरफ हम लोग वर्क करेंगे। वर्क करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ और √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 = p/q², है ना। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब क्रॉस गुना करेंगे तो इससे गुना होगा, यहाँ p², 5 को q² से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5q² = यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, p² 1 जा p²। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, ये q² यही है, अगर 5 को हम हटाएं तो p² ये बाय में आ जाएगा 5। ठीक है, फिलहाल हम इसको एक इक्वेशन मान के यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अब समझते हैं, √5 का वर्ग किए, p/q का वर्ग किए, √5 का वर्ग 5 हो गया और p/q का वर्ग p² q² हो गया। क्रॉस गुना किए, 5 को q² से 5q², 1 को p² से p²। अब यहाँ पर हम क्रॉस गुना करने के बाद ये मल्टीपल में था तो यहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में चला गया, p²/5। अब ये कह क्या रहा है, p² के साथ 5 क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि जो p² है वो 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब भागा लग रहा है, यानी p² 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि यहाँ पर इस कथन के अनुसार p² 5 से विभाजित हो रही है, p², 5 से विभाजित हो रही है, विभाज्य है, विभाजित हो रही है या विभाज्य है, लिख सकते हैं। p² 5 से विभाज्य हो रहा है, ऐसा ये इक्वेशन से निकल करके सामने आया। तो याद रखिएगा, देयरफॉर एक थ्योरम कहता है कि यदि p² 5 से विभाज्य है तो 5 p से विभाज्य होगा। जैसे p² 5 से विभाज्य है तो p जो है वो 5 से भी विभाज्य होगा, p 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, p 5 से विभाज्य होगा। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पहले समझते हैं, यहाँ बोला है p² 5 से विभाज्य है। देखिए p² किससे विभाज्य है, 5 से। ये लाइन तो आप समझ में आ गया होगा। तो p² 5 से विभाज्य है, p² का मतलब हो गया, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या रख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं 10, तो 10 का यहाँ कर दिए स्क्वायर और नीचे जो है सो है। ठीक है, जैसे बोला p का स्क्वायर, तो p का मान लिए 10 है, तो 10 का स्क्वायर हुआ। तो बोला है कि 10 का स्क्वायर जो है, मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100/5। बोला है p का जो स्क्वायर होगा वो 5 से भागा लग जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब ये 5 से भागा लग जाएगा, 20, 25, 100 कट गया। ये कह रहा है। अब जब p² 5 से विभाज्य हुआ तो इसका मतलब p भी 5 से विभाज्य होगा। तो p कौन था, 10, तो 10 को अगर हम ये 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10, तो ये भी विभाज्य हो रहा है। समझ में आया, p² यानी इसका स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा, ये इसका कहना है। ठीक है, तो विभाज्य होगा, p 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ देखिए, तो p का वैल्यू हो जाएगा 5, उसके बाद कितना बार में विभाज्य होगा तो हम लोग तो नहीं जानते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं k। तो लिख सकते हैं इसलिए p = 5k। ये कैसे आया जरा समझिएगा। p² 5 से विभाज्य है,
यानी p का मान अगर 10 मान लिए तो 10 का स्क्वायर 100, 100 5 से विभाज्य है तो 10 भी 5 से विभाज्य हुआ। अब यहाँ के बाद नीचे आते हैं, p = 5 के कैसे लिखें सर? यहाँ लिखा हुआ है p 5 से विभाज्य है। p जो है वो किससे विभाज्य है? 5 से। ये देखिए p मतलब भाज्य, 5 से विभाज्य मतलब ये भाजक है ना। तो p जो है वो 5 से विभाज्य है। 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये p कट जाता है। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हैं? जैसे यहाँ पता चला 20 बार पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ p है ना, तो कितना बार पढ़ेंगे तो हम तो नहीं जान रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं k बार पढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा k बार पढ़ेंगे तो p आ जाएगा, तो ये कट गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 0। अब हम लोग क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी 5 × k प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 0। तो p = क्या आ गया? 5k। तो यही यहाँ लिखा गया p = 5k। मतलब याद रखिएगा p 5 से विभाज्य होगा तो p का वैल्यू हो जाएगा 5k। क्योंकि यहाँ पर p का मान नहीं पता है इसलिए यहाँ पर हम k लगाएं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए p का वैल्यू 5k आ गया। अब p का वैल्यू 5k आने के बाद हम लोग यहाँ भरेंगे, ये इक्वेशन 1 यहाँ था, है ना। तो ये p का वैल्यू यहाँ पर भर करके q का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p का जो वैल्यू है 5k रखने पर जो p का वैल्यू 5k आया उसको हम समीकरण 1 यहाँ रख देते हैं। तो हो जाएगा q² = p² 5। p² 5 तो p का कितना था? 5k। तो 5k का स्क्वायर p² 5। देखिए यहाँ पर p² 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 = 5k का होल स्क्वायर 5। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। q² = 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर हो जाएगा k²। नीचे क्या है? 5 है। तो 5 को 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25 कट गया। अब यहाँ क्या आएगा? q² = 5k²। 5k²। अब ज़रा सोचिए, अगर इस 5k² के साथ ये 5 मल्टीपल में है यहाँ, तो ये 5 यहाँ से हट करके इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं q² / 5 = k², है ना। तो हमारा ये इक्वेशन हो गया 2। अब इक्वेशन 1 जिस तरह से था उस तरह से इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 2 के अनुसार भी तो समझिए क्या कह रहा है। चूँकि हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि q² 5 से विभाज्य है। q² किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। विभाज्य है, देख लीजिए यहाँ साफ साफ पता चल रहा है q² 5 से डिविजिबल है, चूँकि यहाँ 5 से भागा लग रहा है। तो जब q² 5 से विभाज्य है तो भाई हमारा थ्योरम कहता है q भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा? q भी 5 से विभाज्य है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा थ्योरम कह रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे अभी पता है कि q² यानी कोई भी मान यहाँ रखिए, 5 का स्क्वायर रखिए तो 5 का स्क्वायर 25 5 से भी कट सकता है, तो यहाँ 5 से भी कट सकता है ना। मतलब यहाँ q² 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो q का मान हो जाएगा 5k। q का मान 5k, जैसा कि अभी बताए थे। इसमें जिस तरह से बताए थे सेम उसी प्रकार से इसमें भी समझना होगा। अब समझिए यहाँ क्या कह रहा है कि p और q के बारे में कहा है। p तथा q जो है वो पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है? सहअभाज्य, यानी गुणनखंड दोनों का उभयनिष्ठ 1 आना चाहिए। और इसमें p का वैल्यू कितना आया? 5 और q का वैल्यू कितना है? 5। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना रहा? 5। जबकि यहाँ 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। जब 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए और आपका आ रहा है 5, तो इसका मतलब जो आप माने हैं वो आपकी मान्यता जो है वो विरोधाभास है, मतलब गलत है। तो फिर सही क्या है? तो सही ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या था। आपने जो मानना था वो बिल्कुल गलत था। तो हम लोगों को लिखना है चूँकि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 5 है। जबकि 1 के अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं है। इसका कोई गुणनखंड नहीं है। 1 के अतिरिक्त कोई इसका गुणनखंड नहीं है। इसलिए हमारी जो मान्यता है वो विरोधाभास है। इसलिए हमारी मान्यता विरोधाभास है। तो भाई सही क्या है? अतः सही क्या है? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए, उसी तरह रूट 2 को भी कर सकते हैं, उसी तरह रूट 3 को भी कर सकते हैं, रूट 7 को भी कर सकते हैं, रूट 10 को भी कर सकते हैं, रूट 11 को भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सेम टू सेम आपको करना है। जैसे हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आपको फिर से ये एकदम पूरा दोहरा देते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पूछा रूट 5 की जगह में रूट 2 दे दिया, देखिए यहाँ रूट 2 कर दिया, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो आपको यहाँ क्या करना है, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, भाई परिमेय संख्या है तो रूट 2 यहाँ लिख देना है, रूट 2 इक्वल टू p/q, बाकी यही लाइन लिखाएगा। फिर दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा यहाँ 2 लिख करके, तो रूट 2 का वर्ग यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाकी ये वर्ग उसी तरह रहेगा। फिर यहाँ 2 को क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2q² हो जाएगा, यहाँ 5 हट करके यहाँ 2q² हो जाएगा, फिर ये p² बन जाए p² हो जाएगा। फिर ये 2 कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो यहाँ हट करके केवल 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, q² किससे p² किससे डिवाइड है 2 से, तो p² 2 से विभाज्य है, तो p भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, तो p का मान यहाँ क्या आ जाएगा 2k हो गया। देखिए ये धड़ाधड़ यहाँ तक बन गया। अब उसी तरह से ये जो मान आया 2k, यहाँ 2k रखेंगे, 5k की जगह में 2k रखेंगे। अब यहाँ 2k का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 है 2k का होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या होगा 2, तो 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k², अब 2 यहाँ 2 रहेगा, फिर 2 जा काटेंगे 2 जा 4, फिर यहाँ 5 की जगह में 2 आ जाएगा, कैसे 2k² ये, फिर यहाँ पर ये जो 2 है बाय में आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। फिर लिखेंगे q² 2 से विभाज्य है, किससे विभाज्य 2 से विभाज्य है। फिर लिखेंगे q भी 2 से विभाज्य होगा, तो फिर q का भी मान कितना हो गया 2 हो गया। अब लिखेंगे p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया 2 आ गया 2, जबकि एक के अतिरिक्त कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी जो मान्यता है वो विरोधाभास है, इसलिए सही क्या है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से रूट 2 का हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग रूट 3 लेते हैं, चलिए रूट 3 लेते हैं, तो फिर लिखेंगे यहाँ रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो रूट 3 बराबर p/q होगा, जहाँ ए p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है। दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे तो रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ रूट 3 का होल स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर। अब रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और p²/q²। अब 3 को q² से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q² और p² बन जा p²। फिर यहाँ 3 से कहाँ आ जाएगा बटा में आ जाएगा 3। अब ये बोल रहा है p² 3 से विभाज्य है, p² किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है, तो p भी किससे विभाज्य होगा 3 से विभाज्य होगा, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ p का वैल्यू कितना रखेंगे 3k। अब यहाँ हम लोग कितना रखेंगे 3k का होल स्क्वायर, बटा यहाँ 3 था। अब 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9k² और 3 का यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर ये जो 3 है वो बटा में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बटा में। फिर लिखेंगे q² 3 से विभाज्य है, q² किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा, तो q का मान 3k हो जाएगा। तो p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था 3, यहाँ कितना आया 3, जबकि एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अतः हमारी मान्यता विरोधाभास है, इसलिए फिर लिखेंगे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन रूट 7। तो क्या लिखेंगे, माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है रूट 7, तो रूट 7 इक्वल टू p/q हो जाएगा। अब रूट 7 का यहाँ स्क्वायर करेंगे, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, p/q का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर होता है 7, कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब 7 को q² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7q² और p² को 1 से गुना करेंगे तो p²। अब इस 7 चला जाएगा नीचे, यानी यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है p² 7 से विभाज्य है, p² किससे विभाज्य है 7 से विभाज्य है, तो p भी किससे विभाज्य होगा 7 से विभाज्य होगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k की जगह में 7k, क्योंकि p 7 से विभाज्य तो p का वैल्यू 7k हो जाएगा। अब ये 7k हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पर है, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ हम रखेंगे 7k का होल स्क्वायर बाय 7। ये देखिए यहाँ पर p² 7 था, तो p का वैल्यू 7k, यहाँ 7k का होल स्क्वायर रख दिया, और ये जो 7 नीचे है वो यहाँ 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग काट छाट करके देख लेते हैं। 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49, और नीचे क्या था 7, 7 7 जा 49 कट गया। अब क्या लिखेंगे 7 7 जा 49। अब ये 7k² यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 7k², 7 को k² 7k² और ये q²। अब इस 7 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा q² 7 से विभाज्य है, q² किससे विभाज्य है 7 से विभाज्य है, तो q भी किससे विभाज्य होगा 7 से विभाज्य होगा, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा। तो दोनों q का भी वैल्यू और p का भी वैल्यू, देखिए p का वैल्यू और q का वैल्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया 7 आया, जबकि आना क्या चाहिए था 1। तो यहाँ हम लोग बोले कि चूंकि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया 7 आया, ठीक है, कितना आया 7, जबकि एक के अतिरिक्त कोई भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता, हमारी मान्यता
विरोधाभास है, इसलिए √3 √3 की जगह हम लिखेंगे √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।